नमस्कार, मेरा नाम रॉक्सी परवीन है और आप सब कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना को देखेंगे। आज का हमारा विषय है नागरिक शास्त्र सिविक्स, जबकि हमारा प्रकरण यानी टॉपिक है चुनावी प्रक्रिया। तो ये सारा लेसन प्लान चुनावी प्रक्रिया टॉपिक पर बनाया गया है और लेसन प्लान आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम टॉपिक देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा है चुनावी प्रक्रिया। तो जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने रजिस्टर या कॉपी के लेफ्ट पेज यानी बाएं पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक क्या है, रोल नंबर क्या है, विषय हो जाएगा यहाँ पर नागरिक शास्त्र, और प्रकरण यानी टॉपिक हो जाएगा चुनावी प्रक्रिया। किस क्लास के लिए है, तो 9th क्लास के लिए। कितनी अवधि तक आपको पढ़ाना है तो वो यहाँ पर लिखेंगे, और किस घंटी में आपको पढ़ाना है वो चीज़ भी यहाँ लिखेंगे, और डेट क्या है और आपका सत्र क्या है वो चीज़ यहाँ पर डालेंगे। फिर उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। तो जो सामान्य उद्देश्य है इसका 4 या 5 पॉइंट होता है जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है। और उसके बाद जो समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है वो टॉपिक यानी प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य में देखेंगे कि छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों की दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और पांचवा, छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। और भी अगर लेसन प्लान बनाइएगा तो सारे में समान उद्देश्य सेम ही होता है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य में चेंज होता है क्योंकि वो हमारा टॉपिक से संबंधित होता है। अब विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। यहाँ पर है, पहला हो जाएगा छात्र चुनाव प्रक्रिया के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र चुनाव प्रक्रिया से संबंधित विचारों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र चुनाव प्रक्रिया से संबंधित नीतियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और चौथा है, छात्र चुनाव प्रक्रिया को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा हो जाएगा, छात्रों में चुनावी प्रक्रिया से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि जागृत हो सकेगी। अब अगला पेज में आते हैं, दाहिना पेज में, वो हमारा था लेफ्ट पेज। अब हम आएंगे राइट पेज में। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि आप पढ़ाने के समय जिन सामग्री का प्रयोग करेंगे उन चीज़ों को यहाँ पर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर उसके बाद शिक्षण विधि हो जाएगा, यानी कि आप पढ़ाने के दौरान किन विधि का प्रयोग करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे आप। तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। फिर पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र चुनाव प्रक्रिया के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस विषय टॉपिक के बारे में उनको कुछ ना कुछ जानकारी पहले से है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा, अगर आप लड़के हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे, लड़की हैं तो छात्र अध्यापिका। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना। तो यहाँ पर 2 कॉलम बनता है, एक छात्र अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। छात्र अध्यापिका कथन में जो छात्र अध्यापक या अध्यापिका हैं वो बच्चों से प्रश्न करती हैं। ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। इन प्रश्नों की संख्या 4 या 5 होना चाहिए और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। जैसे कि हमारा टॉपिक है चुनावी प्रक्रिया, तो लास्ट में हमारा आना चाहिए। और ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है, उत्तर से ही प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि हमारे देश का क्या नाम है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत। अब इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न देखेंगे कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था।
अब इसी से संबंधित हम तीसरा प्रश्न देखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन किस पर निर्भर करती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जनता पर। अब उससे संबंधित चौथा प्रश्न देखेंगे कि जनता अपनी सरकार का चयन किस आधार पर करती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है चुनावी प्रक्रिया के आधार पर। अब पांचवा प्रश्न है कि चुनावी प्रक्रिया से क्या समझते हैं। तो यहाँ पर छात्र नहीं बता पाते हैं अच्छे तरीके से, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है और हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो फिर उसके बाद हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन में चुनावी प्रक्रिया, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद अगला पेज में आएंगे जिसमें कि हम दोनों तरफ का पेज यूज करेंगे। इसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 कॉलम बनाएंगे। एक शिक्षण बिंदु का जो कि हमारा टॉपिक से संबंधित होगा, जो हमारा प्रकरण है, और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में जो हमारा टॉपिक है शिक्षण बिंदु में हमने लिखा है उसका व्याख्या रहेगा यहाँ पर कि छात्र अध्यापिका किस तरह व्याख्या दी, उस चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। छात्र क्रियाशील में छात्रों का व्यवहार किस तरह का है, प्रश्न का उत्तर किस तरह दे रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में यानी कि पढ़ाने के दौरान आप जैसे समझाते हैं बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर, उसको उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे और डायग्राम भी आप अपने अनुसार बना सकते हैं। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है चुनावी प्रक्रिया का परिचय। तो इसकी व्याख्या देती हैं छात्र अध्यापिका क्लास में कि चुनाव लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। भारत में चुनाव का आयोजन भारतीय संविधान के तहत बनाए गए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अब जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि छात्रों ने क्या समझा है। तो प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अनुच्छेद 324 में। छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो लोकतंत्र का आधार है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि को खुद चुनती है और निर्वाचन आयोग जो है उसका गठन अनुच्छेद 324 में किया गया है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे चुनाव के पहले। चुनाव कराने से पहले क्या किया जाता है। चुनाव से पहले नामांकन, मतदान और गिनती की तिथियों की घोषणा कर दी जाती है कि ये सब किस डेट को कराना है। चुनाव की तिथि की घोषणा के दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। किसी भी पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधन या वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। आचार संहिता के नियमों के अनुसार मतदान के दिन से 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि चुनाव के पहले क्या किया जाता है। नामांकन, मतदान व गिनती से संबंधित तिथियों की घोषणा कर दी जाती है और मतदान के दिन से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को बंद करा दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे बोधात्मक प्रश्न, यानी कि जो समझाया गया बच्चों को छात्र अध्यापिका के द्वारा, उसी से संबंधित छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि बच्चों ने क्या समझा है। तो प्रश्न है कि मतदान कराने के दिन से कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 48 घंटा पूर्व। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा मतदान का दिन। उस दिन क्या किया जाता है। मतदान के दिन से एक दिन पहले चुनाव प्रचार को समाप्त कर दिया जाता है। सरकारी स्कूल और कॉलेज को मतदान केंद्र के रूप में चुना जाता है। मतदान कराने की जिम्मेदारी प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी को होती है। बहुत से सरकारी कर्मचारी को मतदान केंद्रों में लगाया जाता है।
चुनाव धोखाधड़ी को रोकने के लिए ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है। मतदान के संकेत के रूप में मतदाता के बाईं तर्जनी अंगुली पर निशान लगाने के लिए स्याही का भी प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न। तो प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि मतदान कराने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और यहाँ पर श्याम पटकार में देख सकते हैं मतदान के दिन तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उस दिन प्रयोग किया जाता है। मतदान कराने के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्यों का संचालन किया जाता है। जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं वो मतदान प्रक्रिया में कार्य करते हैं और लगे रहते हैं उस दिन। फिर यहाँ पर देखेंगे मैसूर पेंट्स और वार्निश लिमिटेड स्याही का प्रयोग मतदाता के बाईं तर्जनी उंगली पर निशान लगाने के लिए इस स्याही का प्रयोग किया जाता है। अब अगला हमारा चौथा शिक्षण बिंदु है। कम से कम 4 शिक्षण बिंदु होना चाहिए। तो चौथा शिक्षण बिंदु है चुनाव के बाद की प्रक्रिया क्या है। तो चुनाव के विभिन्न चरण पूरा होने के बाद मतों की गिनती का दिन निर्धारित किया जाता है और सबसे अधिक जो वोट प्राप्त करते हैं उस उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र का विजेता घोषित किया जाता है। सबसे अधिक सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि किस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जिसने सबसे अधिक वोट प्राप्त किया है उस उम्मीदवार को विजय घोषित किया जाता है। श्याम पटकार में देख सकते हैं कि चुनाव के बाद जो है मतों की गिनती व परिणाम की घोषणा की जाती है और अधिक वोट प्राप्त करने वाले को विजेता घोषित किया जाता है। अब अगला पेज में आएंगे जिसमें कि हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। प्रस्तुतिकरण के बाद मूल्यांकन किया जाता है छात्रों को। मूल्यांकन के द्वारा यह देखा जाता है कि छात्रों ने क्या सीखा समझा है और मूल्यांकन ये क्लास में ही किया जाता है जिसमें उत्तर छात्र खुद देते हैं और उनके उत्तर के आधार पर ही आकलन किया जाता है कि बच्चों ने कितना समझा है। तो ये प्रश्न लगभग 4 या 5 होना चाहिए। जैसे कि पहला प्रश्न है चुनाव प्रक्रिया क्या है। दूसरा, चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। तीसरा, चुनाव प्रचार मतदान के लिए दिन से कितने घंटे पूर्व बंद किया जाता है। मतदान के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है। और 5वां प्रश्न है किस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। अब मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है छात्रों का, एक बार फिर दोहरा दिया जाता है जो पढ़ाया गया है छोटे क्रम में ताकि उनको अच्छे तरीके से याद बना रहे। तो यहाँ पर है कि चुनाव लोकतंत्र का आधार है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। दूसरा, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी तथा अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। चुनाव प्रचार मतदान के दिन से 48 घंटे पहले ही बंद करा दिया जाता है। और चौथा, चुनाव के परिणाम स्वरूप सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद गृह कार्य होमवर्क दिया जाता है छात्रों को। तो इन प्रश्नों की संख्या लगभग 2 होनी चाहिए। चुनाव प्रक्रिया के बारे में लिखें, पहला प्रश्न है। और दूसरा, चुनाव प्रक्रिया में सरकारी अधिकारियों की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।